नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का ये जो सुदर्शन चक्र चला तो सारी विपक्षी पार्टियां स्तब्ध हो गई। किसी को लग नहीं रहा था कि पीएफआई जैसे शक्तिशाली संगठन के ऊपर केंद्र सरकार इस तरह का ऑपरेशन कर सकती है कि एक ही झटके में तमाम लीडर्स को जेल के अंदर और संगठन के ऊपर बैन लगा देना। हालांकि पीएफआई क्या है, पीएफआई से खतरे क्या हैं, इसके बारे में पहले से ही लोगों को मालूम था, लेकिन अचानक ये जो कार्रवाई हुई तो सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां पीएफआई के समर्थन में क्यों खड़ी हैं। क्या इनको मालूम नहीं था कि पीएफआई किस तरह की एक बीमारी है, एक कैंसर जो हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर खोखला बनाने में जुटी हुई थी। आज पीएफआई पे हुए कार्रवाई को समझने के लिए, जानने के लिए और किस तरीके से मोदी सरकार और यूपीए के दौरान पीएफआई को ट्रीट किया गया, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएफआई के बारे में कोई जानकारी कि ये एक आतंकी संगठन है, हिंदुस्तान में ये दंगे और टेररिज्म फैलाने का काम करता है, इसकी जानकारी पहले भी तो थी? एकदम। देखिए, 15 सितंबर 2011 विज्ञान भवन, डीजीपी और आईजीपी का कॉन्फ्रेंस, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और केरला के डीजीपी ने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें आईबी ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया कि ये केरला के फॉरेस्ट में, जंगल में ये अपने इन्होंने कैंप्स बना रखा है। वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है इनको। शार्पन वेपन्स, मतलब जो वेपन तेज करके जो जिसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। क्रूड बम्स, जिसको मैं खुद जब एमजीओसी था तो एम्यूनिशन डिपो मेरे नीचे थे, मैं टेक्निकल इंस्पेक्शन करता था। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस IED, जो आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। माय गॉड। 15 सितंबर विज्ञान भवन, दिल्ली, 2011। 2011 में हमको सब कुछ मालूम था, सारी एजेंसी को मालूम था कि ये एक आतंकी संगठन है, इस तरह का काम कर रहा है। वही नहीं, उस दिन आईबी ने कहा था कि निकटतम भविष्य में ये राष्ट्रीय लेवल पे मूवमेंट बहुत खतरनाक डायमेंशन लेगा। माय गॉड। अब आते हैं नेक्स्ट डेट, 2012। केरला चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि पीएफआई जो है, पीएफआई को मैं पीएफआई नहीं बोलना चाहता, वो है टेरर फ्रंट ऑफ इंडिया बोलना ठीक रहेगा, टीएफआई। तो ये जो टीएफआई है वो सिमी का अवतार है, स्टूडेंट इंडियन फेडरेशन, इस्लामिक फेडरेशन ऑफ, ये सिमी जो है वो था, उसको डिसॉल्व कर गया था, मतलब बैन कर दिया था 2001 में। तो ओमन चांडी ने कहा कि ये पीएफआई इन्वॉल्व है 27 आरएसएस कैडर के हत्या के इंसिडेंट में। 86 इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है और 125 से ज़्यादा केसेस इसके पर चार्ज है, जो कि कम्युनल पैशन को ये आग्नि दे रहा था, दंगा भड़काते। 2014 में केरला गवर्नमेंट एफिडेविट देती है हाई कोर्ट में कि ये आतंकवादी संगठन है और बहुत खतरनाक संगठन है देश के लिए। उसके बाद 2017 में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें केरला डीजीपी प्रेजेंट थे, लेफ्ट गवर्नमेंट था केरला में, और पीएफआई पे प्रेजेंटेशन दिया जाता है और वही बात दोहराया जाता है जो 2011 से कही जा रही थी। मतलब यूपीए सरकार के दौरान सरकारी एजेंसियों को, सरकार को ये मालूम था कि पीएफआई इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, आईडी बना रहा है, लोगों को जिहाद के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये मुझे बताइए कि भाई यूपीए की सरकार और मोदी साहब की जो सरकार है अभी, इन दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस रहा? आकाश पाताल का फर्क है। कैसे? नॉर्थ पोल साउथ पोल का फ़र्क है, बताता हूँ कैसे। यूपीए सरकार में सरकार को पता नहीं रहता था कि कौन आतंकवादी संगठन कौन क्या करने जा रहा है। 26/11 उसका उदाहरण है।
इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, बॉम्बे में पहुंच जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया से घुसता है, ताज में घुसता है और तांडव नृत्य करता है, सरकार को पता नहीं। तो हर एक हिंदू त्यौहार में जब कांग्रेस सरकार थी तो उपद्रव होता था, हिंसा होती थी, सरकार को पता नहीं रहता था कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कहाँ क्या होगा, नहीं पता होता था। एक ही सेंटेंस आता था, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, बस। घोर निंदा ही होता था। हाँ, घोर निंदा होता, बस। तो निंदा वर्ड नींद जुड़े हुए हैं, तो घोर निंदा करके वो कांग्रेस सरकार नींद में चली जाती थी। उसके बाद एजेंसीज की काबिलियत जो भी दिखा रही एजेंसी, उस समय भी काबिलियत थी, पर उनको मौका नहीं दिया जाता था होमवर्क करने के लिए। उनको शटअप कर दिया जाता था कि चुप रहो, चुप रहो। जब ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह से, आपने पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया, तो बोला नहीं, यहाँ के कुछ लोगों को गलत संदेश जाएगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। अब मोदी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, पहले सरकार को नहीं पता था कि आतंकी क्या कर रहे हैं, अब आतंकी को पता नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। अरे वाह। इसीलिए मैंने कहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आतंकी को कुछ आभास नहीं है कि सरकार अब क्या करने जा रही है, कि आज रात को जो मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ, मैं पीएफआई का कैडर हूँ, रात के 3 बजे हमको उठा लिया जाएगा, ये नहीं पता। तो सवाल ये है कि आतंकी सब टोटली अनभिज्ञ हैं कि सरकार का प्लानिंग क्या है। उसके बाद सरकार जो है गोपनीयता से काम लेती है और साइलेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। जब आपने वो शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर का शतरंज का गेम होता है, उसमें एक ग्रैंड मास्टर दूसरे ग्रैंड मास्टर को आंखों में आंखें टक देखता रहता है कि सोच क्या रहा है, क्या मूव करेगा। चेस देखता है, बोर्ड सामने देखता है, माइंड रीडिंग भी करता है वो लोग। जब आप एकदम पोकर फेस बना लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा आप क्या सोच रहे हैं, क्या है। चाइनीज़ लोग क्या करता है, पता नहीं चलता है लोग क्या सोच रहे हैं। तो साइलेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, ये फ़र्क है। 20 स्टेट में प्लान करना और 90 लोकेशन पे रेड करना 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस इच्छा शक्ति का प्रदर्शन मोदी सरकार ने किया है, जो लोग कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, तो भविष्यति का तो मैं रूल आउट करता हूँ, भविष्य में क्या होगा कुछ कहने से, भूतकाल में हुआ ही नहीं। तुष्टिकरण की राजनीति का, तो तुष्टिकरण में तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व रहती थी एकदम। तो मुझे ये बताइए कि ये कांग्रेस की तरफ से पीएफआई को ये कहना सही होगा कि भाई इनकरेज किया गया, उसको जो है बाकायदा समर्थन दिया गया और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया गया, ये कहना गलत होगा? नहीं, एकदम सही है। ये लोग को पीएफआई का साइलेंट सपोर्ट था कांग्रेस का। कैसे बताता हूँ, जब 26 में उदाहरण से चलता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करूँगा। 26/11 के बाद एक किताब का विमोचन हो रहा था, उसमें दिग्विजय सिंह जी प्रेजेंट थे स्टेज पे, डैश पे, और वो किताब था कि 26/11 के लिए हिंदू टेरर है। 26/11 मुंबई हमला आरएसएस की साजिश। और किताब जो है लिखने वाले का नाम अजीज बर्नी, राष्ट्रीय उर्दू जो उर्दू सहारा जो अखबार आता था उसका वो एडिटर था। करेक्ट। तो उसमें दिग्विजय सिंह प्रेजेंट थे। हाँ। और उन्होंने वो फीता काटा और दिग्विजय सिंह बातों बातों में कहा उसामा जी, उसामा बिन लैडेन को उसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज जी। कांग्रेस के लिए उसामा बिन लैडेन उसामा जी है, हाफिज सईद हाफिज जी है। वो हाफिज सईद, जो हाफिज सईद वो जिसने 26/11 को अंजाम दिया। कितने सारे बम धमाके करवाए, वो आपके लिए जी है, रेस्पेक्टेबल फिगर है। तलवा चाटने की हद होती है। कांग्रेस सत्ता के लिए कितना गिर सकता है, मैं तो कल्पना करके मैं कांप जाता हूँ। उसके बाद आते हैं अभी इसी जो रेड हुआ है उस पर प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वक्ता हैं, टीवी पे बहुत आपने देखा होगा आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले सबूत दो तब रेड करो। आपने ऐसा कभी सुना है लाइफ में? मैंने ये तो मूर्खता है। मैंने पहले से अनाउंसमेंट कर दो, सबूत मांग लो, सबूत ना कोई दिया तब जाकर के आप उसके ऊपर रेड करो। क्या ये तमाशा? अरे भाई, जब पहले सबूत मांगोगे तो क्या वो सबूत घर में रहने देगा? मतलब क्या मूर्खता, आपने सही कहा, क्या मूर्खता है। ये समझते पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ़ है क्या? यह प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं। बालाकोट
स्ट्राइक के बाद सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत दो। रशीद अलवी भी है एक सिंपैथाइजर, अब बकायदा कांग्रेस पार्टी के का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। करेक्ट, वो भी बोलता है सबूत दो। पीएफ पहले रेड करने से पहले सबूत देना था। मतलब आप देखिए कि मतलब किस तरह का निगेटिव रोल कांग्रेस करता रहा है। और 26/11 का तो मैं बुक इनॉग्रेशन का बता दिया। यदि 26/11 में वो जो हवलदार था दिल्ली बॉम्बे पुलिस का, अगर उसने जिंदा नहीं पकड़ा होता तो इन्होंने तो उसको अपना जो धागा कलावा और ये वो बांध दिया था कि भाई हिंदुओं ने किया, कलावा बांध दिया था। मतलब इतना खतरनाक ये लोग गेम खेलता है राष्ट्र के खिलाफ, अधर्मी हो गया सब। तो ये बताइए, इसको कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है? एकदम। यदि अंग्रेजी में एक शब्द मैं करूं तो अद्वितीय, स्पेक्टुकुलर, ये 2 शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। ग्रैंड। क्यों? बताता हूं। हम लोग को सेना में सिखाया जाता है कि जब दुश्मन को परास्त करना है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेनिस खेलते हो, मुझे पता चला आप टेनिस खेलते हो। टेनिस में यदि सही टाइम पे आपने रैकेट घुमाया तो बॉल उधर जाएगा, और थोड़ा सा एंगल हुआ बाहर, नेट में या बाहर। टाइमिंग। तो मोदी जी का भगवान गिफ्ट इनको दिया है। सोचिए कितना मेहनत करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। राइट प्लेस पे राइट टाइम पे क्या करना है वो उनको देवी शक्ति है, उनको पता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, 75 साल में हिंदुस्तान में जो नहीं हुआ उसका उन्होंने इजहार कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति मैं नहीं करूँगा, मैं प्रॉब्लम को हेड ऑन लूँगा। सटम साटम समाज से जो डिजर्व करता है उसी की भाषा में बात करके उसकी औकात दिखाऊंगा। सत्ता रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत माँ को सुरक्षित करूँगा। और इसलिए उनके कई स्पीचेज में आपने सुना होगा, न झुकने दूंगा, न झुकूंगा, न झुकने दूंगा, देश के लिए जो है सब कुछ जो है। उसके बाद देखिए इस तरह की बात क्यों, ये बहुत कमेंडेबल, सराहनीय, अद्वितीय ये है उपलब्धि मोदी जी का। मैं बताता हूँ। फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है। ऐसा प्लान यदि थोड़ा सा लीक कर गया ना, सब खत्म। तो फुल प्रूफ प्लान बनाना, गोपनीयता मेंटेन करना। तीसरा चीज, राइट मैन फॉर राइट जॉब। आप देखिए जब अपना गृह मंत्री जी को गृह बनाया जाता था, अमित शाह जी को, कितने लोग के ऐसे मुंह ऐसे देख रहे थे कि सबको सुपरसीड करके गृह मंत्री अमित शाह जी बन गए। 370। मुझे पता है एग्जैक्टली किस तरह से टीम फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से लीगल एंगल्स को कवर किया गया, काफ़ी मुझे पता है। 100% तो नहीं कह गए, बट 70-80% मुझे पता है। व्हाट अ मार्वलस जॉब किया है अमित शाह जी ने। सेम चीज़ इस बार किया, फुल प्रूफ, राइट मैन फॉर राइट जॉब। मोदी जी ने राइट मैन को लगाया। मैनेजमेंट में कहते हैं स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल, यदि राउंड पेग स्क्वायर होल में डालोगे तो नहीं फिट होगा। तो अमित शाह जी को उनकी काबिलियत देखते हुए उन्होंने डाला गृह मंत्री, और कमाल देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं ब्लिट्जक्रिग। जो फेज़ 1 का जो रेड हुआ है, कई जगह 45 मिनट में रेड खत्म। 45 मिनट। जर्मन टाइप, रोमेल टाइप ब्लिट्जक्रिग। हरकत, खड़क खड़क, ट्रेन से उठाया, घर में चल अपने ससुर के घर चल उठा लेते हैं। 45 मिनट्स। आप सोचिए कि मान लीजिए आप PFI के कैडर हैं, आपने ट्रेन बोर्ड किया दिल्ली से, इसका मतलब है इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है कैप्टन में बैठ गए। राइट। रात के 3 बजे ट्रेन कहाँ पे होगी ये भी मालूम होना चाहिए। किस बर्थ पे बंदा है ये मालूम होना चाहिए। वहाँ गए, सीधे हाथ पकड़े, उठो भाई चलो साथ, फिनिश्ड, कोई डिस्कशन नहीं, साथ चलो। ये क्या कम प्लानिंग है? ये लोगों को लगता है कि रेड हो गया, इतने लोग अरेस्ट हो गए, अच्छा हो गया, वैसा हो गया। प्लानिंग, जो पर्दे के पीछे जो प्लानिंग हुई है वो कितना। कुछ लोगों को तो ट्रैवल करते हुए गाड़ियों से रात में पकड़ा गया। तब उसके बाद जो एक और अचीवमेंट है, जो बैन हुआ है, तो PFI पे बैन हुआ है, उसके एसोसिएटेड ग्रुप्स पे बैन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत जगह पब्लिक डोमेन में डिस्कशन में नहीं आया है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये उस जो बैन पे सब लिखा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पीकर, लीडर या पॉलिटिकल पार्टी
पीएफआई के सपोर्ट में बोलती है तो अंडर यूएपीए बुक होगा। जिस दिन से बैन लगा है, आप एक मेरे को उदाहरण दे दो, वैसे भी मुंह नहीं खोल रहा है। हाँ, ये लोग दूसरे तरीके से अटैक कर रहे हैं, आरएसएस को बैन करो, लेकिन कोई पीएफआई के सपोर्ट में बोला है? एक आदमी नहीं बोल नहीं सकता। यूएपीए 6 महीना अंदर जाएगा, नो बेल, फेज 1 6 महीना अंदर जाओ, पहले 6 महीना रोटी खाओ जेल का, फिर उसके बाद फिर देखा और जाएगा। पतला वाला दाल पियो, फिर उसके बाद देखेंगे। कोई नहीं मुंह खोल रहा है। मतलब एक झटके में सबके मुंह पे टेप लगा दिया, वो क्या बोलता है, फेविकॉल, वो लगा दिया है, मुंह नहीं खुल रहा लोगों को, मुंह में दही चली गई है। उसके बाद तो अब ये खाली आरएसएस पे डिमांड कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि मोदी जी की है कि जो मुसलमान समझते थे कि, और शाहबानों के, देखो राजीव गांधी को 400 सीट से ज़्यादा आया था, मेरा ख्याल है 402 या करीब आया था, उसके बावजूद शाहबानों केस में राजीव गांधी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो इनको जो ओवर कॉन्फिडेंस था मुसलमानों को कि हम जो चाहेंगे करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, हम पर कानून लागू नहीं होता है, हमारी मर्जी, हम क्या करेंगे, हम वक्फ बोर्ड पे जिसके प्रॉपर्टी पे उंगली रख देंगे वो हमारा प्रॉपर्टी है। ये इनके जो मनमानी और ओवर कॉन्फिडेंस था ना, उसको ध्वस्त किया गया, ध्वस्त तोड़ दिया है। ये कम उपलब्धि नहीं है, तोड़ दिया है। उसके बाद उनकी ये थी कि कोई हमको टच नहीं कर सकता, किसी, उनकी कॉन्फिडेंस थी कि किसी भी सरकार को वो बैकफुट पे डाल सकते हैं, घुटने टेकवा सकते हैं और अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी थ्रेटन करते थे। इस मिथ को हटा दिया, इस मिथ को हटा ही नहीं दिया, ध्वंस कर दिया, खत्म। पहचान में नहीं आ रहा है, कहाँ है वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ, एक बुनियादी परिवर्तन मोदी जी कर रहे हैं, कुछ जो 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं, वो फंडामेंटल चेंज। क्या? मदरसा का सर्वे। मदरसा के सर्वे में क्या हो रहा है, क्या सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं, 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रगान होगा, एक पोर्टल बनेगा, एक मदरसा बोर्ड बनेगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम होगा परीक्षा करवाना और कुछ नहीं। मौलवी का रिक्रूटमेंट वो नहीं करेगा, सिलेबस वो तय नहीं करेगा, उसके लिए अलग सरकार का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा। सिलेबस बनेगा, मौलवी का रिक्रूटमेंट सरकार के निगरानी में होगा, सिलेबस मॉडर्नाइज होगा, टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा आर्बिट्री तरीके से नहीं, गवर्नमेंट प्रोसेस के माध्यम से, और टीचर्स मौलवियों का पे डायरेक्ट उनके पे पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ये बीच के जो बाल को मलाई खा रहे थे ना कुछ लोग, सब कहानी ख़त्म। उसके बाद वक्फ बोर्ड पे, अब वक्फ बोर्ड को जो प्रतिक्रिया मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, साबित करना पड़ेगा कि आपके पास ओनरशिप आया कैसे। पहले तो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बताइए, और ये ओनरशिप आपके पास आया कैसे, ये बताना पड़ेगा। भाई मान लो मैंने अपना फ्लैट आपको बेचा, तो एक सेल डीड है ना, मैंने बेचा, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब ये पूरी कहानी उलट गई। पहले वक्फ बोर्ड किसी को जमीन को छू दे तो उसको ये साबित करना होता था कि ये मेरा कैसे है, और सारा कुछ जो है वो वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करती थी। वही नहीं, वहाँ पे ये था कि आप अभी तमिलनाडु का पूरा एक गांव वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया है, और एक आदमी जब बेच के रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो बोला नहीं एनओसी लो वक्फ बोर्ड से। काहे के लिए एनओसी ले भाई? अभी केजरीवाल बोल रहा था कि रिलायंस का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, बट बोला बॉम्बे का सबसे धनी आदमी है, उसकी जो घर जो है एंटालिया, क्या नाम है, उसको ध्वस्त कर दिए होते। नहीं, वो वक्फ बोर्ड का है, तो मैं यदि प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं आपको लौटा दूंगा या ध्वस्त कर दूंगा। भाई गॉड, मतलब क्या देश है। मैं तो समझ में मेरा मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा था। तो ये देखिए, ये वोटों का खेल है, राजनीतिज्ञों का ये काम है। लेकिन आपने जिस हिसाब से बताया कि कितनी बड़ी चुनौती थी पीएफआई के ऊपर लगाम लगाने की, और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है उसने बिल्कुल एक क्लिनिकल सर्जिकल स्ट्राइक करके इस बहुत बड़े जो कह सकते हैं कि चुनौती को पार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।